जिन का शिकंजा। बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में कोई राजा राज्य किया करता था। वह राजा बहुत ही न्यायप्रिय अच्छे स्वभाव का था। उसके पास भगवान का दिया सब कुछ था, मगर उसे ऐसा दुख अंदर ही अंदर सता रहा था जिसका कोई उपाय उसके पास नहीं था। वह दुख था औलाद का दुख। राजा के कोई संतान नहीं थी। यही दुख उसे रात दिन सताता रहता था। एक दिन की बात है। उसका एक मंत्री मंदिर में गया। वहां उसने चढ़ावा चढ़ाने के बाद मंदिर के आसपास के गरीब लोगों को बहुत सारा धन दान में दिया। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे राजा को भी एक पुत्र की प्राप्ति हो। उसी मंदिर में एक महात्मा भी रहते थे। वे मंत्री की प्रार्थना सुनकर उसके पास आए और बोले, बच्चा तुम कौन हो? मैं काफी देर से वहां बैठा तुम्हें प्रार्थना करते हुए देख रहा था। महाराज, मैं यहाँ के राजा का मंत्री हूँ और प्रार्थना कर रहा था कि हमारे राजा के भी यहाँ पुत्र पैदा हो। महात्मा बोले, चिंता मत कर बालक, भगवान तो राजाओं का भी राजा है। जानता हूँ महाराज, इसलिए तो अपनी प्रार्थना लेकर उनकी शरण में आया हूँ। मंत्री ने कहा। उसने तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। जल्दी ही तुम्हारे राजा के यहाँ एक पुत्र पैदा होगा। महात्मा ने कहा। सच महाराज? हाँ बच्चा, अब तुम निश्चित होकर अपने घर लौट जाओ। महात्मा जी ने तसल्ली दी। मंत्री ये बात सुनकर वहां खड़ा हुआ खुश हो गया और फिर महात्मा जी ने अपनी झोली में से थोड़ी सी भस्म निकाली और चुटकी भर भस्म लेकर मंत्री की हथेली पर रखते हुए कहा, लो भस्म की चुटकी रख लो। इसे रानी को पानी के साथ अवश्य खिला देना। ठीक है महाराज। एक बात और है, ध्यानपूर्वक सुनो। इसी प्रकार जाकर कार्य करना होगा। महात्मा जी बोले। जाकर एक घड़े में पानी भरना, उसमें एक कटोरा पानी मिलाना, उस पानी में भस्म मिलाना और फिर रानी को वह पानी पिला देना। उन्होंने उपाय बताया। और कुछ महाराज? एक बात और है। जी बताइए। जल्दी ही रानी एक सुंदर बच्चे को जन्म देगी। उस बच्चे का नाम अनमोल रखना। जी बहुत अच्छा महाराज। फिर मंत्री वहां से अपने महल लौट आया। उसने महल में आकर वैसे ही किया जैसा महात्मा जी ने बताया था। राजा रानी भी महात्मा की बात सुनकर संतुष्ट हो गए। कुछ समय पश्चात ही रानी ने एक सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। महात्मा जी के कहने के मुताबिक उन्होंने उस बच्चे का नाम भी अनमोल रखा था। राजकुमार के होने की खुशी में पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। नगर वासियों ने अपने घरों को दीपकों से सजाकर खुशी का इजहार किया था। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे अनमोल बड़ा होने लगा। अब राजकुमार जवान हो चुका था। उसकी आयु 21 वर्ष की थी। राजकुमार के 21वें जन्मदिन पर मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार अनमोल अब बड़ा हो चुका है। आप आज्ञा दें तो मैं उसे उन महात्मा जी से मिलाकर ले आऊं जिनके आशीर्वाद से वह पैदा हुआ था। राजा ने मंत्री की सलाह मान ली। फिर राजा की आज्ञा पाकर मंत्री राजकुमार को लेकर महात्मा जी के पास पहुंचा। उस समय महात्मा जी भगवान के ध्यान में मग्न थे। मंत्री राजकुमार को लेकर वहीं प्रतीक्षा में बैठ गया। जैसे ही महात्मा जी ने आंखें खोली तो वे बुदबुदाए, अब सुंदरी परी को अपने संताप से मुक्ति मिली होगी। मंत्री और राजकुमार महात्मा के कथन का कोई मतलब नहीं निकाल पाए थे। महात्मा जी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा। वे दोनों को अपने साथ लेकर पड़ोसी राज्य में गए। चलते चलते उन्हें रात हो गई थी। जब वे रात के समय राजमहल के पास से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि महल में से बिजली सी चमक रही है। देखकर वे हैरान रह गए। वे तीनों ही हक्के बक्के बनकर वह तमाशा देख रहे थे। उसी समय राजमहल के एक झरोखे में उन्होंने एक दासी को खड़े देखा। उस दासी ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ किसी मंदिर में जाकर आराम करो। वे तीनों उसकी बात सुनते रह गए, मगर वहां से एक पल के लिए भी टस से मस न हुए। राजकुमार ने पूछा, ठीक है, हम यहाँ से चले जाएंगे, मगर पहले हमारे एक सवाल का जवाब तो दो। कैसा सवाल? हमें यह बताओ कि राजमहल में बिजली की यह चमक कैसी उभरी थी? दासी ने पूछा। मुझे लगता है कि तुम इस राज्य में नए आए हो और आज पहली बार आए हो। जी हाँ, इस राजमहल में राजकुमारी सुंदरी परी हर शुक्रवार की रात को स्नान करती है। वह बहुत सुंदर है। बिजली की सी चमक उसके चेहरे की थी। दासी ने बताया। सुंदरी परी? सुंदरी परी है कौन जिसके चेहरे की चमक इतनी तेज है? वह कितनी सुंदर होगी? राजकुमार अनमोल उस सुंदरी परी की कल्पना करता और रोमांचित हो उठता था। उसके मन में बस उसी की छवि बनी हुई थी। लगातार यह उसी के बारे में सोच रहा था। फिर उसने महात्मा जी से कहा, आप तो पहुंचे हुए महात्मा हैं, क्या मेरे विवाह सुंदरी परी से करवा सकते हैं? महात्मा जी मुस्कुराते हुए बोले, भगवान की भी यही इच्छा है कि तुम्हारा विवाह सुंदरी परी से हो। ये क्या कह रहे हो आप महाराज? मंत्री ने आश्चर्य भरी दृष्टि से देखा। मैं सही कह रहा हूँ। फिर इसके बाद वे वहां से लौट आए। वहां से आकर महात्मा जी अपनी कुटिया की ओर चल दिए।
और मंत्री राजकुमार को अपने साथ लेकर राजमहल लौट आया। महल में आते ही उन्होंने राजा को पूरी बात बताई। सुनने के बाद राजा ने मंत्री से कहा, तुम पड़ोसी राजा के पास जाओ और उनसे कहना कि हम अपने बेटे का विवाह उसकी बेटी से करना चाहते हैं। लेकिन महाराज, जो हमने कहा है तुरंत करो, हमारा संदेश आज ही वहां पहुंचा दो, राजा ने आदेश दिया। मंत्री तुरंत पड़ोसी राजा के पास जा पहुंचा। फिर उसने अपने राजा का संदेश उसे सुनाया। राजा का संदेश सुनकर पड़ोसी राजा दुविधा में पड़ गया। उसने अपने मन में सोचा, सुंदरी परी जिन हालातों से गुजर रही है, उनमें से न जाने वे राजकुमार अनमोल से विवाह करेगी या नहीं। क्या सोच रहे हो महाराज? क्या आपको कोई आपत्ति है? मंत्री ने पूछा। नहीं तो फिर क्या बात है मंत्री जी, अब मेरी बेटी 18 वर्ष की हो चुकी है, मैं उसका विवाह बिना उसकी इच्छा जाने नहीं कर सकता। राजा ने अपनी समस्या बताई। तो आप पहले राजकुमारी से पूछ लो, फिर हमें जवाब दें। उसने कहा, ठीक है, तुम कुछ देर यहीं ठहरो, मैं अभी राजकुमारी से पूछकर आता हूँ। राजा बोला। फिर राजा अपने महल में गया। वहां उसने सुंदर परी से बात की। ये बात सुनने के बाद सुंदर परी सोच में पड़ गई। फिर वह अपने पिता से बोली, पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं सफेद जिन के चुंगल में फंसी हूँ। हाँ, जानता हूँ बेटी। पिताजी, वह मुझे हर शुक्रवार को बुलाता है। मैं सच सवर के उसके पास जाती हूँ। वह फिर मुझे अगले शुक्रवार को आने के लिए कह देता है। मैं सब जानता हूँ बेटी, इसलिए तो मैं तेरे पास पूछने के लिए आया था। राजा ने कहा, अब आप ये बताइए, मैं इन हालातों में किस प्रकार शादी कर सकती हूँ? राजकुमारी ने विवशता प्रकट की। राजा ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटी, तुम्हें अब सफेद जिन के चुंगल से निकलना ही पड़ेगा। मगर कैसे? शायद अनमोल से तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद कोई रास्ता निकल आए। उसने कहा, हाँ, लेकिन जब तक मैं सफेद जिन से छुटकारा नहीं पा लेती, तब तक अनमोल की पत्नी बनकर भी उसकी पत्नी नहीं बन पाऊंगी। उसने कहा, मगर बेटी, यह मेरी इज्जत का सवाल है। मैं बाहर मंत्री जी को क्या सवाल का जवाब दूं? राजा विवश होकर बोला, अगर यही बात है तो वह विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त होगी। पिताजी, आप तो जानते हैं कि मैं सफेद जिन के चुंगल में फंसी हूँ। हाँ, जानता हूँ बेटी। पिताजी, वह मुझे हर शुक्रवार को बुलाता है। मैं सच सवर के उसके पास जाती हूँ। वह फिर मुझे अगले शुक्रवार को आने के लिए कह देता है। मैं सब जानता हूँ बेटी, इसलिए तो मैं तेरे पास पूछने के लिए आया था। राजा ने कहा, अब आप ये बताइए, मैं इन हालातों में किस प्रकार शादी कर सकती हूँ? राजकुमारी ने विवशता प्रकट की। राजा ने अपनी बेटी को तसल्ली देते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा बेटी, तुम्हें अब सफेद जिन के चुंगल से निकलना ही पड़ेगा। मगर कैसे? शायद अनमोल से तुम्हारा विवाह हो जाने के बाद कोई रास्ता निकल आए। उसने कहा, हाँ, लेकिन जब तक मैं सफेद जिन से छुटकारा नहीं पा लेती, तब तक अनमोल की पत्नी बनकर भी उसकी पत्नी नहीं बन पाऊंगी। उसने कहा, मगर बेटी, यह मेरी इज्जत का सवाल है। मैं बाहर मंत्री जी को क्या सवाल का जवाब दूं? राजा विवश होकर बोला, अगर यही बात है तो यह विवाह करने के लिए मेरी एक शर्त होगी। कैसी शर्त? विवाह के बाद मेरे ससुराल के आमने सामने 2 कोठियां होंगी। सुंदरी परी ने कहा, वो किस लिए? उन कोठियों के चारों तरफ 4 खुले दरवाजे होंगे। एक कोठी मेरी होगी और दूसरी अनमोल की। दोनों कोठियों के बीच में चारपाइयां बिछी होंगी, जिन पर बैठकर दासी के द्वारा बातचीत करेंगे। वह बोली। यह कैसी शर्त है? राजा हैरान था। पिताजी, हम दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं होगा। अगर मेरी शर्त मंजूर है तो मैं फिर ये विवाह करने के लिए तैयार हूँ, वरना तो यही नहीं। उसने अपना फैसला सुनाया। सुंदरी परी के पिता ने सारी बातें जाकर मंत्री को बताई। मंत्री यह समाचार लेकर अपने राजा के पास पहुंचा। राजकुमार अनमोल को जब इस शर्त का पता चला तो उसने यह शर्त स्वीकार कर ली। राजा भी विवाह के लिए तैयार था। कुछ दिन बाद ही राजकुमार की शादी सुंदरी परी से हो गई। वो दोनों अपनी अलग अलग कोठरियों में रहते थे। दासी के द्वारा ही उनमें बातचीत होती थी। अनमोल ने यह भी देखा कि हर शुक्रवार को उसकी पत्नी नहाने जाती थी और नहाते समय बिजली की सी चमक होती थी। फिर वह सर धजकर आसमान में अपने पंख फैलाकर न जाने कहाँ उड़ जाती थी। उसके पीछे पीछे उसके जादू से एक पीपल का पेड़ भी उड़ जाता था। उस पीपल के पेड़ पर सुंदरी परी की दासी सवार हो जाती थी। एक दिन अनमोल उस महात्मा के पास गया जिसके आशीर्वाद से उसका जन्म हुआ था। वहां जाकर उसने महात्मा जी को अपनी पूरी कहानी सुनाई। महात्मा ने कहा, कोई बात नहीं, तुम मेरा ये अंग वस्त्र ले लो, उसे पहनकर दासी के साथ पेड़ पर सवार हो जाना और सुंदरी परी का पीछा करना। लेकिन बाबा, निश्चित रहो, जब तक वह अंग वस्त्र तुम पहने रहोगे तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन तुम सबको देख सकते हो। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि मेरी पत्नी जाती कहाँ है। हो सकता है बेटे
किसी व्यवस्था के कारण वह कहीं जाती हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि वह तुम्हें दिल से बहुत प्यार करती है, उन्होंने कहा। यह सुनकर राजकुमार का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा। उसके मन को बड़ी तसल्ली मिली। वह महात्मा जी के चरण छूकर वापस आ गया। अब अनमोल बड़ा खुश नजर आ रहा था। अब वह बड़ी बेताबी के साथ शुक्रवार आने की प्रतीक्षा कर रहा था। और फिर शुक्रवार के दिन उसने महात्मा जी का दिया हुआ वह अंग वस्त्र पहन लिया। फिर वह चुपचाप पेड़ पर सवार हो गया और सुंदरी परी वह दासी के साथ साथ चल दिया। राजकुमारी सुंदरी परी आगे आगे बड़ी तेजी के साथ उड़ रही थी। उसके पीछे पीछे पीपल के पेड़ पर सवार दासी थी और वह आकाश को छूते हुए उड़ रहे थे। लगभग वह 6 समुद्रों के ऊपर से गुजरे थे। जब 7वां समुद्र आया तो सुंदरी परी और पीपल के पेड़ उस वृक्ष के तल में उतर गए। सुंदरी परी सफेद जिन के दरबार में गई। बाहर पीपल के पेड़ पर बैठी दासी उसका इंतजार कर रही थी। अनमोल से ना रहा गया। उस समय उसके शरीर पर महात्मा जी का वही अंग वस्त्र था। वह सुंदरी परी के पीछे पीछे जिन के दरबार में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सफेद जिन सिंहासन पर विराजमान था। 100 परियां उसके सामने नाच रही थी। सुंदरी परी को देखते ही वह खुश हो गया। उसने सुंदरी परी से कहा, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब नाच गाना शुरू करो। जब जिन ने संकेत किया तो बाकी परियों ने नाचना गाना बंद कर दिया और सुंदरी परी नाचने लगी। अनमोल ने महसूस किया कि सुंदरी परी जिन के वश में थी। वह नाच गाना तो कर रही थी मगर मजबूर होकर। उसके सुख दुख का एहसास तो सफेद जिन को भी था। उस सफेद जिन को देख देख कर उसे गुस्सा आ रहा था मगर खामोश खड़ा था। फिर उसने चिल्लाकर सफेद जिन को कहा, अरे ओ दुष्ट जिन, तू तो बड़ा पापी है। आवाज सुनकर सफेद जिन चौंक गया मगर उसकी समझ में नहीं आया कि आवाज किसकी है। राजकुमार फिर चिल्लाया, ओ जिन, मेरी पत्नी को सताकर खुद आनंद ले रहा है। सफेद जिन ने चारों तरफ दृष्टि दौड़ाई लेकिन कोई भी उसे नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह सफेद जिन थोड़ा थोड़ा सा भयभीत होने लगा। तभी अनमोल ने महात्मा जी का दिया हुआ वह अंग वस्त्र उतार दिया। फिर वह सबको देखने लगा। सफेद जिन के पहरेदारों के हाथों में भाले थे। उन्होंने आगे बढ़कर अगले ही पल उसे घेर लिया, लेकिन अनमोल जरा भी न घबराया। फिर वह निडर होकर वहीं खड़ा रहा। उसने सफेद जिन को घूर कर देखा। फिर उसने ललकारते हुए कहा, अरे जिन, तेरे शरीर में तो सफेद खून है, इसलिए तू सफेद जिन कहलाता है। इतनी परियों के होते हुए भी तू सुंदरी परी को यहाँ बुलाता है और उसे झूठी तसल्ली देता है और हर शुक्रवार को यहाँ बुला लेता है। उसे डराता है, दुख पहुंचाता है, उसके पिता को और उनके राज्य को तहस नहस करने का धमकी देता है। लेकिन अब सुंदरी परी मेरी पत्नी है, मैं उसके लिए अपनी जान तक भी कुर्बान कर सकता हूँ। जिन ने पूछा, अरे मनुष्य, तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अच्छा ये बता कि इन परियों में तेरी पत्नी कौन सी है। अगर तूने उसे पहचान लिया तो मैं उसे आजाद कर दूंगा। सफेद जिन ने इतना ही कहा था कि सभी परियां सुंदरी परी जैसी हो गईं। वे सभी परियां सुंदरी परी के चारों ओर घूम गईं और लाइन में खड़ी हो गईं। राजकुमार वहां खड़ी सभी परियों को आश्चर्य से देख रहा था। आज उसकी परीक्षा की घड़ी थी। अनमोल हर परी के सामने जाता, उसका मुंह देखता, लेकिन वह सुंदरी परी को नहीं पहचान सका। अंत में वह ऐसी परी के सामने जाकर खड़ा हो गया जिसके मुख पर पसीने की बूंदें उभर रही थी। वह चिल्लाकर बोला, यही है मेरी सुंदरी परी। अब सफेद जिन बाजी हार गया था। उसने अनमोल और सुंदरी परी को अपने महल से जाने की इजाजत दे दी। विदाई के समय उसने दोनों को बहुत से उपहार दिए। अब सुंदरी परी सफेद जिन के चुंगल से आजाद हो चुकी थी। उसके बाद वे दोनों सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। राजकुमार अनमोल, विवेकी, साहसी और पत्नीनिष्ठ युवक था, इसलिए अपनी पत्नी को वह जिन के कब्जे से छुड़ा पाने में सफल रहा। जिन भी अपने वचन का पक्का रहा। राजकुमार ने अपनी पत्नी को पहचान लिया तो उसने उसे मुक्त कर दिया। आदमी अनमोल की तरह साहसी, विवेकी और निडर बने। सफलता आपकी दासी बनेगी। दोस्तों, ये कहानी यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।